2 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मतलब जो 23 में क्वेश्चन पेपर आया था, जो मार्च में पूछा गया था इस साल, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन वो डिसाइड देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, और ऑप्शन दे रखा है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये को इंसिडेंट है, क्या ये पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग ईच अदर और पैरेलल है, क्या है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जब भी पैरेलल लाइन होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक जगह ओनली वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। मीन्स कोई भी लाइन जो है सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करता है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से पूरी इस तरह से पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। और कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है, दोनों लाइन सेम, एक पहला लाइन जो है उसी के सेम टू सेम उसी के ऊपर दूसरा लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब है वन सॉल्यूशन होगा, वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखो। सबसे पहले क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है, 2x बराबर 5y प्लस 6 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दिए। दूसरा जो दे रखा है, दूसरा जो इधर है ये है 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18। तो क्या करेंगे, ये इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15y को इधर साइड ले जाएंगे, इधर बन जाएगा 0, ठीक है। 6x प्लस 15y था, इधर जाके जाएगा माइनस 15y और माइनस 18, है ना। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो सीधा करके लिखेंगे इसको, तो क्या है, ये होगा 6x माइनस का 15y माइनस 18 बराबर का 0। ये दो इक्वेशन बना। अब जब ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, अब दोनों को क्या करेंगे, a1/a2 लिखेंगे। इसका a1 है ये, a1 b1 c1, a2 b2 और ये c2, ठीक है। तो a1/a2 क्या होगा, 2/6 होगा। 2/6 मतलब 1/3, ठीक। a1/a2 b1/b2 क्या होगा सर, b1/b2 जो होगा वो हो जाएगा -5/-15। ये भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस कटेगा और 5 के टेबल से 1/3 हो जाएगा। और c1/c2 क्या होगा सर, c1/c2 जो हो जाएगा वो -6/-18 होगा। इसको भी काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कब होता है, जब कोइंसिडेंट सॉल्यूशन होता है, जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है तब ये होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ये फिगर दे रखा है, टी ए इज अ टेंजेंट। देखो ये दिखने में भी टी ए टेंजेंट है, टी ए इज अ टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट नजर आ रहा है, ठीक। ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ है सच दैट ओ टी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्या है, ओ टी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। एंगल ओ टी ए मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। देन टी ए कितना होगा, टी ए का वैल्यू पूछा है। मान लो टी ए होगा x, कितना होगा x। तो देखो यहाँ क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि हमको पता है कभी भी सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सेंटर से टेंजेंट को मिलाएं, सेंटर से टेंजेंट को मिलाएं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है
और एच का वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। कॉस थीटा के जगह पे कितना है, 30, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 डिग्री मतलब बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, निकालना है। एच का वैल्यू पता है 4, और कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है अपने पास √3/2। √3/2 होता है बराबर x/4। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2√3 आ गया। कितना आ गया, 2√3। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी था। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा लेते हैं इसको। क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल ट्रेंड में। जितने भी आप सेट देखोगे, सारे सेट में, चाहे पटना जोन हो, चाहे आपका दिल्ली जोन हो, कोई सारे जोन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड में क्या है कि द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, क्या फाइंड करना है, HCF बाय LCM का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा, ठीक, किसका फाइंड करना है, लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, एंड लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। कितना होता है, 2 होता है। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 4 और 2 का एक बार LCM फाइंड करना है, एक बार LCM निकालना है 4 और 2 का, और 4 और 2 का एक बार HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो 4 और 2 का LCM जो HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 2 का 2 ना होगा, और LCM जो हो जाएगा वो भी 2 ही होगा, सॉरी 2 नहीं होगा। HCF जो हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM 4 और 2 का LCM जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। मीन्स ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते ताकि हम समझा सकें बेहतर ढंग से। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, पर यही आपको यही सब चैप्टर से पूछेगा, तो इसी तरह का कंसेप्ट में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अ पोल है 6 मीटर हाई एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर। मीन्स एक पोल है, यहाँ पे क्या है, एक पोल, एक पोल का शैडो बन रहा है। अगर सूरज इधर से उग रहा होगा तो शैडो इधर साइड बनेगा, अगर सूरज इधर साइड से उग रहा होगा तो शैडो जो है वो पोल का इधर साइड बनेगा। तो हम किधर भी बना दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किधर साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक पोल है, ठीक, ये पोल है कितना मीटर का, 6 मीटर का। अब मान लीजिए इसका शैडो बना है 2√3 का, ये है इसका शैडो, ये है इसका शैडो, कितना मीटर का है, 2√3 मीटर का है, ठीक। ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बना है, ये जमीन के ऊपर है, ठीक है। देन सन्स एलिवेशन मीन्स ये वाला एंगल पूछा, सन्स का एलिवेशन मीन्स सन कितने डिग्री में खड़ा है, तो सन का एलिवेशन पूछा, मतलब ये एंगल पूछा, थीटा, ये वाला एंगल पूछा। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है ना, थीटा के अपोजिट वाला ये P हमको पता है और B पता है। तो P और B पता है तो हम लोग हमेशा tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर P/B। और tan थीटा का वैल्यू पता है, नहीं पता है, लेकिन P का वैल्यू पता है ना, P कितना है, 6 है, और B कितना है, 2√3 है। तो अगर 2 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। और हमको पता है ना कि 3 जो है वो √3 और √3 से मिलके बना है ना, √3 इंटू √3 से मिलकर बना है। तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते √3 इंटू √3 और बट्टे में √3 पहले से है, तो एक √3 से एक √3 कटा, तो कितना आ गया, √3 आ गया आंसर। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, √3। तो tan का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जो √3 देता है, तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 जो होता है, tan 60 डिग्री जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। कितना होता है, √3। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3।
तो मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मिटाना पड़ेगा इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, इसी तरह आपको एग्जाम में भी फास्ट तरीके से करना है। ये तो मेरा बेसिक से हम समझा रहे हैं, आप चाहें तो इसको और भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए आपके पास दो ट्राइंगल है, ये है ए बी सी। फिगर में दे रखा है कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्राइंगल क्यू पी आर के साथ, ठीक है। तो आपको ये पता होगा ना कि जब भी सिमिलर होता है तो हम लोग अगर इधर ए बी ले रहे हैं तो इधर क्यू पी लेना पड़ेगा, इधर अगर बी सी ले रहे हैं तो इधर पी आर लेना पड़ेगा, इधर आप अगर ए सी ले रहे हो, ए सी ले रहे हो तो इधर आपको क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ए सी का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ए सी कौन है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला बी सी, ठीक है। क्यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है वो x सेंटीमीटर। और ये जो है ना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर की, ठीक है। तो आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है आर पी, ये है r, ये है q, ये है p, ये है b, ये है c और ये है a, ठीक। तो आपको वैल्यू किसका पूछा है, आर पी का, मतलब x का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं ना, हम लोग कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेशियो जो होता है ए बी बाई क्यू पी बराबर बी सी बाई पी आर बराबर ए सी बाई क्यू आर होता है ना बराबर। तो यहाँ पे क्या ए बी का वैल्यू हमको चाहिए और क्यू पी का, ए बी का और यहाँ पे क्यू पी का, इसका वैल्यू तो दिया ही नहीं है, इसका वैल्यू दिया ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, निकालते वक्त हमको कोई काम में नज़र नहीं आएगा, कोई काम इसका पड़ेगा नहीं। तो बी सी का वैल्यू दे रखा है क्या, बी सी का वैल्यू है 5, पी आर का वैल्यू दे रखा है क्या, पी आर का वैल्यू निकालना है एक्स है, ठीक है, एक्स दे रखा है। ए सी का वैल्यू दे रखा है, ए सी का वैल्यू है 6 और क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। 3 × 3 3 × 2 = 6 है ना। ये 5x बाई 2/1 2/1 आया, तो x को इधर साइड ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, x बराबर 5/2 मीन्स x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2.5 होगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो 2.5 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो कि कैसा क्वेश्चन पूछा था, सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पूछा। अब भैया ओरिजिन क्या होता है, तो देखिए आप इस तरह का दे देते हैं, ये x है, ये x डैश होता था, ये y है और ये y डैश होता था, यही ना होता था सर। तो ये जो होता था ना बीच वाला पॉइंट, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते थे, 0,0, ठीक है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस किसका पूछा है, -6,8। ये जो -6 है ना वो x को बताता है, x कोऑर्डिनेट को, और ये जो 8 है ये y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। तो माइनस में x जो है वो माइनस कोऑर्डिनेट में है, y जो प्लस में है, तो माइनस मतलब x इधर होगा और y प्लस में मतलब इधर होगा। तो कहीं ना कहीं जो 6,8 है वो -6,8 इधर होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, या फर्स्ट इसको मानते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, इस जगह पे होगा, ठीक है। मतलब माइनस इधर, -x इधर और प्लस का y इधर। तो ये माइनस में x है ना, माइनस में x है और प्लस में y है, तो माइनस में x इधर होगा और प्लस में y इधर होगा, तो इस क्वाड्रेंट में। तो इसका डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से, मीन्स ये वाला इधर -6,8 इस पॉइंट में, ओरिजिन यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है। तो इसका दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको डिस्टेंस ओरिजिन से पूछे ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या कहलाता है, x² + y², x² + y², रूट, इसके ऊपर में रूट लगा हुआ होता है, फुल रूट।
तो x कितना है सर, आपके पास x जो है ये वाला वैल्यू -6 है, -6 का होल स्क्वायर होगा। y कितना है आपके पास 8 है, 8 का होल स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिला 36 मिला, और 8 का वैल्यू कितना हुआ 64 मिला, मीन्स आपको √100 मिल गया। ठीक है, और √100 क्या होता है, 10 होता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम लोग इसके अगला क्वेश्चन में देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझाना और लिखना एक साथ। और अगर मिटाने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाओगे तो बच्चे सब वीडियो स्किप कर देंगे, मास्टर बहुत धीरे बताता है। तो इसीलिए धीरे ना बता के हम थोड़ा सा तेज बताते हैं। क्लास उसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर आराम से सिंगल स्पीड में देख सकते हो 1x में। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है, क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। एपी क्या है, √7 है पहला टर्म, दूसरा टर्म कितना है सर, दूसरा टर्म जो है √28 है, तीसरा टर्म जो है √63। इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, ये वाला आगे वाला टर्म आपको क्वेश्चन मार्क में पूछा है, तो कैसे आप निकालोगे। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि √7 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, √7 को √7 रह देंगे, लेकिन क्या √28 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √4 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब 4 है तो रूट अंडर जब 4 में रहता है तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, क्योंकि √4 कितना होता है, 2 होता है, 2 निकल गया बाहर। अब 7 सिर्फ सिंगल था, 7 अंदर में 7, तो ये जो है ना √28 जो है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये 2√7 है। क्या है ये, एक्चुअल में ये 2√7 है, ये 2√7 है। √63 क्या है, 3√7। तो अगला जो टर्म होगा वो पक्का 4√7 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 4√7 नज़र नहीं आ रहा है, ऑप्शन में तो दूसरे तरीका से लिखा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे पता है ना आपको कि अगर 4 × 4 अगर रूट के अंदर है तो बाहर जब रूट के अंदर निकलेगा तो एक 4 निकलता है, ठीक है ना। तो जब वापस से 4 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये 4 नहीं, अंदर में जाके 4 × 4 बन जाएगा, 4 × 4, और पहले से √7 अंदर में है। ठीक है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 × 7, और 16 × 7 कितना हो जाएगा सर, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए बेहतर ढंग से, बढ़िया ढंग से हम लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है कि sec² थीटा -1 जो है वो और cos² थीटा -1 क्या होगा। तो हम लोगों ने दो फार्मूला पढ़ रखा था, दो फार्मूला क्या पढ़ रखा था कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा की, पढ़ रखा था सर। और यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ रखा था cosec² थीटा -1 गलत बोल रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा था 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। क्या पढ़ रखा था, cosec², थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहे हैं, cosec² थीटा पढ़ रखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ sec² थीटा -1 लिखना है ना, तो tan² थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि sec² थीटा, और ये +1 को इधर साइड ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, sec² थीटा -1। देखो यहाँ पे sec² थीटा -1 दे रखा है ना, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, cot² थीटा बराबर cosec² थीटा -1, ये +1 इधर चला जाएगा -1। तो यहाँ से अपने को sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा होता है, cosec² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा होता है। तो इसके जगह पे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे tan² थीटा। क्या लिखेंगे, tan² थीटा। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसकी जगह पे लिखेंगे cot² थीटा। ठीक है, अब tan² थीटा, अब हम लोग को पहले से पता है ना कि cot थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1/tan थीटा होता है ना, ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो cot को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1/tan² थीटा,
यहाँ भी 1/10² देता था और नीचे भी 1², तो ये और ये कटा, आंसर कितना आ गया सर 1 आ गया। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 8 का जो है वो 1 होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि कुछ कंसेप्ट भी बताने पड़ते हैं। बिना कंसेप्ट और बिना फार्मूला को अगर सिर्फ सॉल्व कर दिया जाए तो उतना बड़ा समझ नहीं आता, इसके लिए मिटा लेते हैं इसको, थोड़ा इंतज़ार कर लेना मिटाने तक, मिटाने में टाइम लगता है थोड़ा सा क्योंकि छोटा छोटा लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, इससे अच्छा है कि मिटा के अच्छे से लिखा जाए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 डाइस थ्रोन टुगेदर। मीन्स देखिए अगर 2 डाई मतलब आपके पास सिर्फ सिंगल डाइस हो, सिर्फ आपके पास एक डाइस हो तो आप उसको उछालेंगे तो क्या आएगा डाइस में क्या लिखा मिलेगा आपको, डाइस में आपको लिखा मिल सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सब में से कोई एक चीज़। अगर आप एक पासा को उछालते हैं तो आपको इसमें से चाहे 1 आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4, इसके सिवा दूसरा कुछ तो तुम आएगा नहीं। लेकिन क्या होगा जब तुम एक साथ 2-2 पासा उछालेगा, तब एक साथ 2-2 पासा उछालेगा, जब एक साथ 2-2 पासा उछालेंगे ना तो पहला में भी 1 आएगा, दूसरा में भी 1 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 2 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 3 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 4 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 5 आ सकता है, पहला में 1 और दूसरा में 6 आ सकता है। इस तरह करके पहला में 2 आएगा, दूसरा में 1, फिर पहला में 2 आएगा, दूसरा में 2, पहला में 2 आएगा, दूसरा में 3। इस तरह करके आप यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5। टोटल इसमें जो बनेंगे ना वो टोटल 36 तो बनेंगे। और ये बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये जो लिखे हैं ना, ये क्या है, चांस है, क्या क्या आने का चांस होगा, क्या क्या आने का चांस होगा। चाहे 1 1 आ सकता है, दोनों में 1 2 आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये सब 36 चांस में से कोई एक चांस आएगा या 2 चांस भी आ सकता है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, 4 6 4 6 4 6। ठीक, फिर आगे जो होगा वो क्या आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा पर जब ये लिख लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। जब कभी भी एग्जाम में 2 डाइस के वाला क्वेश्चन है ना तो आप ये चीज़ लिख के बनाओ, ये चीज़ आप लिख के बनाओगे ना तो आपके मतलब गलत होने का चांस एकदम मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 4 6 5 6 6। इससे क्या होगा, अगर पूछेगा कि दोनों में जो है वो सेम तरह का होना चाहिए, सेम तरह का दोनों में किस में है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो टोटल आपको इस तरह का 6 मिलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि सर इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ उछाला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, थोड़ा जूम कर देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। अपर फेस में कितना होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में जो 2 डाइस एक साथ उछाले उसके बीच में अंतर 3 होना चाहिए। अंतर 3 मतलब देखो क्या 1 और 1 के बीच में अंतर 3 का है, नहीं ना है, तो अंतर 3 वाला, अंतर 3 जो है वो होना चाहिए, दोनों डाइस के बीच में अंतर 3 का होना चाहिए। तो बताओ किसमें अंतर 3 का है, 1 और 1 में अंतर 3 का नहीं है, 1 और 3 1 2 और 1 में अंतर 3 का नहीं, इसमें अंतर 3 का नहीं, लेकिन हाँ
4 और 1 में अंतर 3 का है, ये होगा 1। इसमें अंतर 3 का नहीं, ये नहीं होगा। इसमें अंतर 3 का, ये नहीं होगा। क्या अंतर 3 इसमें नहीं है? इसमें नहीं है। इसमें भी नहीं है अंतर 3, इसमें है, ये वाला होगा। इसमें नहीं है। फिर इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है नहीं है। इसमें फिर डिफरेंस है 3 का। फिर इसमें है क्या? इसमें फिर डिफरेंस है 3 का। बाकी किसी में नज़र नहीं आएंगे। फिर डिफरेंस 3 का किस में है? 2 और 5 में डिफरेंस 3 का है, बाकी किसी में नहीं है। फिर डिफरेंस 3 का किस में है? 3 और 6 में। तो आपको टोटल कितने मिले? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबर मिले जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो? 3 का। तो क्वेश्चन टोटल कितने हैं चांसेस? टोटल 36 चांसेस है, और जिसमें से 6 ऐसे मिले। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। मीन्स टोटल 6 ऐसे मिले जिसमें अंतर 3 का था। टोटल चांसेस कितना है? 36 चांस है। तो काटेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आया हो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडमली एक कार्ड को निकाला गया, मतलब कार्ड रखा हुआ था, उसमें से कोई सा भी एक कार्ड उठा लिए। फ्रॉम वेल सेट ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से एक कार्ड को उठा लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एस, मतलब एस नहीं होना चाहिए, ए वाला कार्ड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को पता है ना कार्ड के बारे में, थोड़ा सा कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। कार्ड के बारे में थोड़ा सा समझने से पहले कार्ड जो है वो टोटल कितने हैं? कार्ड जो है वो तो 1 2 3 4 तरह का कार्ड होते हैं। टोटल 52 कार्ड है ना। 52 कार्ड को 4 भाग में हम लोग बांटते हैं। 52 कार्ड को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। 4 भाग क्या है? पहला जो है वो डायमंड है। क्या है? डायमंड है। दूसरा जो है वो हार्ट है। क्या है? हार्ट्स है। तीसरा जो है वो आपका स्पेड है। क्या है? स्पेड। चौथा जो है आपका क्लब है। ये डायमंड और हार्ट जो है ना वो रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक कभी हो ही नहीं सकता। डायमंड और हार्ट, स्पेड और क्लब ऑलवेज हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, और डायमंड कितने हैं टोटल? डायमंड टोटल 13 कार्ड होते हैं। उसी तरह हार्ट कितने होते हैं? टोटल 13 कार्ड होते हैं, जिसमें हार्ट का साइन होता है। डायमंड में जो 13 कार्ड है जो डायमंड का है उसमें से डायमंड का साइन होता है। हार्ट का जो 13 कार्ड उसमें हार्ट का साइन होता है। स्पेड भी कितने होते हैं? 13, उसमें स्पेड का साइन होता है। क्लब कितने होते हैं? क्लब भी 13 होते हैं, उसमें क्लब का साइन होता है। ठीक है, इस 13 कार्ड में कौन कौन आते हैं? ए एस जिसको बोलते हैं, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 नहीं होता, बस 2 तक होता है। ठीक है, इस सेम तरह का कार्ड आपको, सेम यही कार्ड आपको हार्ट में भी मिलेगा, लेकिन साइन रहेगा हार्ट का। सेम इसी तरह का मिले, सेम यही लिखा हुआ मिलेगा आपको स्पेड में भी, लेकिन साइन रहेगा स्पेड का। सेम यही कार्ड क्लब में मिलेगा, लेकिन साइन रहेगा क्लब का। तो देखो इसमें भी एस है, डायमंड में भी एस है, इसमें भी एक एस आपको मिलेगा, इसमें भी आपको एक एस मिलेगा, इसमें भी आपको एक एस मिलेगा। तो टोटल कितने एस हो गए? 4। टोटल आपके पास 4 एस हो गए, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो अगर आपको एस का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता तो 4/52 होता है, लेकिन एस नहीं है। तो 4 कार्ड में एस था, तो एस नहीं कितना कार्ड में होगा? 48 कार्ड में एस नहीं होगा। और टोटल कितने कार्ड है? 52 कार्ड, तो 48/52। और इसको काटेंगे तो 12/13 आंसर आएगा। कितना आएगा? 12/13। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी, 12/13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। थोड़ा सा इसको टाइम दे दिएगा, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक कंसेप्ट है, अगर आप हमसे पढ़ेंगे, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं
तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल में जाके आपको ये सारे कुछ मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कंसेप्ट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये है ना सर, इसका रूट पूछा है। अगर मान लीजिए देखिए रूट कितने मिलेंगे, टोटल 2 रूट मिलेंगे, कितना 2 रूट होंगे, इसका 2 रूट होंगे। क्यों 2 रूट होंगे सर, जितना हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, 2 रूट होगा। अगर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 तो इसके टोटल रूट कितने होते हैं, इसके टोटल रूट जो होते हैं वो 3 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। वो 2 रूट कौन कौन से होंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 10 को फैक्टर करो। 10 को अगर फैक्टर करेंगे, 10 को अगर फैक्टर करेंगे तो देखिए 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 5 1 जा, मतलब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। मीन्स मल्टीप्लाई करके आपको 10 लाना है माइनस का 10, और जोड़ के दोनों को जोड़ के 3 लाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, और आपको सिर्फ 2 और 5 का यूज करना है, 2 और 5 का यूज करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 5x, इसमें से 2 घटा देंगे माइनस का 2x, तो 3 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 भी आ रहा है, तो माइनस बराबर 0। तो दोनों में क्या है कॉमन, इस सब दोनों को साथ में लेंगे और इस सब दोनों को साथ में लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 5 हो गया इधर, और इसमें कॉमन क्या है, माइनस का 2 कॉमन है, तो x यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस 2 इससे भी ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बराबर 0। तो x माइनस का 2 मिला और x प्लस का 5 मिला, बराबर 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू एक मिलेगा प्लस का 2 और x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 5, ये 2 वैल्यू मिले अपने पास। तो अपने पास ये जो 2 वैल्यू मिले हैं वो ऑप्शन कौन सा है, प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस का 2 माइनस का 5, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेंगे, और मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि वीडियो आप स्किप कर दें, थोड़ा देखिएगा पूरा, ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा, थोड़ा कुछ सीखने को भी मिलेगा, नया तरीका के एग्ज़ाम में कैसे करना है। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ये बहुत शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम में रहते हैं अभी तो हम कैसे बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसको सीखेंगे तो हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे, आप देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अल्फा और बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पॉलिनोमियल है। 2 पॉलिनोमियल कौन है, अल्फा, मतलब 2 रूट है, अल्फा और बीटा जो है वो 2 जीरोस है, रूट नहीं है, जीरोस है, ठीक है। पॉलिनोमियल किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए ये पॉलिनोमियल का 2 रूट है, क्योंकि पावर 2 है तो 2 रूट तो होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको 0 मान लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा √1, और √1 क्या होता है प्लस माइनस 1, तो मीन्स x का वैल्यू प्लस 1 भी मिला, x का वैल्यू प्लस 1 भी मिला, x का वैल्यू माइनस 1 भी मिला। तो अगर ये है, ये जो है ये अल्फा है और ये जो है वो बीटा है, 2 ही जीरोज है ना, तो एक जीरोज अल्फा है प्लस 1, बीटा जो है माइनस 1, और दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस 1 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर क्या है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर से देखते हैं उसके बाद 13 नंबर में क्या है। 13 नंबर में बोला है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो अल्फा, इस क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी VBI, इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा। जैसे पहले से अल्फा और बीटा 2 रूट दे रखे हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं,
कौन सा इक्वेशन है? 4x² माइनस 3x माइनस का 7। और वैल्यू किसका पूछा है? वैल्यू है 1/α प्लस 1/β का वैल्यू पूछा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जब भी इस तरह का 1/α प्लस 1/β रहे ना, तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और नीचे जो है वो अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा और बीटा हो जाएगा। ये बीटा इधर चला जाएगा, ये अल्फा इधर चला जाएगा। ये हो गया। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बल्कि ये पूछ रखा है। अब बताइए, अगर हम लोग पढ़ रखे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि अल्फा बीटा अगर दो रूट है तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कितना होगा? माइनस बी बाई ए जो होगा वो माइनस, और बी कितना है? ये है ए आपका, ये है बी आपका और ये है सी। ठीक है, तो माइनस माइनस था और बी कितना है? बी जो है वो माइनस का 3 है बटे में बी बाई ए कितना है? ए जो है वो 4 है। तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गया। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3/4 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई कितना होता है? सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी कितना है? माइनस का 7 और ए कितना है सर आपके पास? ए जो है वो 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अपने को चाहिए था अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -7/4। 4 से 4 खत्म, तो जो हो जाएगा वो 3/-7 हो जाएगा। तो माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा, तो -3/7। -3/7 कौन से ऑप्शन में? -3/7। तो -3/7 ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो ये सब बात को आप पढ़े होने चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन ईजी से बन जाएगा। और ये बेसिक सा है, आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये जो है आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस सेम टाइप का अगला इस बार भी क्वेश्चन बनेगा 2024 में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ आया हो। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डायमीटर। जैसे आपका सेमी सर्कल, पूरा सर्कल का नहीं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है डी। डायमीटर कितना है सर? इसका डायमीटर डी है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सिर्फ सेमी सर्कल का एरिया पूछा, इतना ही दूर का, आधा सर्कल का। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हम लोग क्या जानते हैं सर? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? तो इसको जो है ना वो आधा से डिवाइड कर देंगे, आधा से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और हम लोग को पता है ना कि डी बराबर जो होता है, अब हम लोग को लेकिन डी का वैल्यू पता है, तो डी का वैल्यू पता है, आर तो पता ही नहीं है। हम लोग फॉर्मूला में तो आर जानते हैं, तो आर हम लोग को पता है ना, डी और आर में रिलेशन, डी बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ से आर जो हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा, d/2। तो जहाँ जहाँ आर है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन जानते हैं। क्वेश्चन में तो डी दे रखा है और ऑप्शन में भी डी दे रखा है, तो आर है वहाँ पे d/2 लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा वो d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 था, तो ये जो हो जाएगा वो पाई डी स्क्वायर
और बटे में 2 पहले से था, और डी स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर को करेंगे तो कितना जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बनेगा वो पाई डी स्क्वायर बाई 8, पाई डी स्क्वायर बाई 8। तो पाई डी स्क्वायर बाई 8 किस में है सर, पाई डी स्क्वायर बाई 8, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है इन अ गिवन फिगर पी और टी। देखो हम दिखा देते हैं इसको, फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं, इसको जूम करते हैं। ठीक है, इन अ गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट एट टी। देखो पी टी जो है टेंजेंट है ना, टेंजेंट मतलब सर्कल को एक, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के एक छोटा सा पार्ट में जो टच करता है, सिंगल पॉइंट पे टच करता है, देखो ये टेंजेंट। तो ये जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पी टी जो है वो टेंजेंट है, पी टी टेंजेंट है, मतलब यहाँ जो कोण बनेगा सेंटर से जो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर हो, है ना, तो यहाँ 90 डिग्री बना। इफ टी पी ओ मीन्स ये वाला एंगल अगर 25 डिग्री है, कितना डिग्री है, 25 डिग्री, कितना डिग्री है, 25 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, 25 डिग्री। ठीक है, देन x इज इक्वल टू, तो x क्या होगा, x क्या होगा, x कौन सा है, ये वाला है ना। तो हम लोग को पता है, देखो एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल हम लोग पढ़ रखे हैं, ये 90 डिग्री है, इसका आंसर जो है 90 + 25 हो जाएगा, मतलब 115 डिग्री। कैसे हुआ, तो देखो हम लोग को पता है ना क्लास 9 का कंसेप्ट, मतलब इस ट्रायंगल को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर x होता था, ये y, तो ये वाला जो एंगल x + y हो जाता था ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता था। तो वही कंसेप्ट तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये 90 है, ये 25 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या होगा, है ना। तो ये देखो ये और ये अपोजिट एंगल है ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 25 हो जाएगा, मीन्स ये जो हो जाएगा वो 115 डिग्री, मतलब 115 डिग्री हो जाएगा इसका ऑप्शन, 115 डिग्री। और 115 डिग्री किस में है, 115 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये क्लास 9 के कंसेप्ट से क्लास 10 में पूछा गया था। खैर इसका बहुत मेथड है बनाने का, हम तो एक ये वाला मेथड से बनाए, आप चाहें तो दूसरा मेथड भी लगा के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को इजी से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है कि इन अ गिवन फिगर दे रखा है, देखो ये वाला फिगर, ठीक है। इन अ गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है एसी का, देखो ये वाला चीज़ जो है वो पी क्यू पैरेलल लग रहा है एसी का, पैरेलल का साइन भी दे रखा है। ठीक है, बीपी इज 4 सेंटीमीटर, बीपी जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एपी कितना है, एपी जो है वो 2.4 है, ये वाला एपी जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, देन बी सी बराबर क्या होगा, ये पूरा बी सी क्या होगा, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा है। फिर से एक बार देखिए, कहाँ से कहाँ तक का लेंथ पूछा है, क्वेश्चन में जो हमको पूछा है वो पूछा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। सिर्फ हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, ये तो पता नहीं है ना, तो कैसे लगाएं, कैसे लिखेंगे। तो देखिए सर, ये 4 है, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी पैरेलल लाइन होता है क्या होता है,
पैरेलल लाइन होता है तो पैरेलल लाइन होगा तो देखो पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। और ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए दोनों एंगल कॉमन है, तो क्या होगा, ट्रायंगल जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर होगा, देखो जो ट्रायंगल सिमिलर होगा वो एक बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा और एक छोटा वाला, मीन्स एक ये वाला ट्रायंगल पी बी क्यू और ए बी सी सिमिलर होगा। कौन सा मेथड से सिमिलर होगा, एंगल एंगल से, एंगल 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 से, एंगल एंगल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसका एंगल ये और इसका एंगल ये बराबर है, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये बराबर है और दोनों में कॉमन एंगल ये है, ठीक है। तो कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हुआ, एंगल बी, ट्रायंगल बी पी क्यू जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के सिमिलर है। तो यहाँ से जो हो जाएगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सिम जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है। तो बी पी बाई बी ए जो होगा वो बराबर होगा, इसके बराबर होगा बी पी बाई बी ए। इधर बी पी लिए हैं तो इधर बी ए लेना पड़ेगा, इधर पी क्यू लेंगे तो इधर ए सी लेना पड़ेगा, बराबर होगा पी क्यू बाई ए सी के बराबर होगा, बराबर इधर बी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी के, होगा ना। तो बीपी का वैल्यू पता है, बीपी का वैल्यू पता है 4, बीए का वैल्यू पता है, बीए का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो बीए टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.4। तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 2.4, तो यहाँ से बीए का टोटल वैल्यू मिल गया, पूरा टोटल वैल्यू बीए का मिल गया 6.4। पी क्यू का वैल्यू पता है, पी क्यू और ए सी से मतलब ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बी क्यू का वैल्यू पता है, बी क्यू का वैल्यू 5 है, लेकिन बी सी का वैल्यू पता नहीं है, हमको लगाना है, यही तो वैल्यू पता लगाना है बी सी का, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी ऊपर चला जाएगा, तो बी सी ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 6.4 बाई में 4, अब 4 के टेबल में 6.4 को काटेगा तो 1.6 बार में कटेगा, कितना बार में, 1.6 बार में। और अगर 16 को 1.6 को मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो 8.0। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि देखो, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको समझना थोड़ा सा इजी है, इजी भी है, और आप अगर ग्राफ के मेथड से समझोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। इजी क्या है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इजी है, कैसे इजी बोल रहे हैं इसको, और इजी क्यों है, एक्चुअल में ये इजी क्यों है। देखो एक्चुअल में इजी कैसे, द पॉइंट -4, 0, -4, 0, 4, 0 और 0,3 इज द वर्टेक्स ऑफ, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलर ट्राइंगल है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ, अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो बेहतर समझ आएगा। देखो ग्राफ बनाओगे तो बेहतर कैसे समझ आएगा, यहाँ 0,0 है, ये ओरिजिन है, मान लीजिए इधर 1 2 3 और इधर ले लिए 4, ठीक। सेम दूरी में इधर लिए 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ माइनस में होंगे, है ना। और इधर ले लिए 1 2 और ये 3, तो कौन कौन से पॉइंट को जोड़ रहा है, -4 0, -4 0 कहाँ होगा, ये -4 और 0 यहाँ पे होगा, ठीक। 4 और 0, 4 और 0 कहाँ पे होगा, 4 और 0 यहाँ पे होगा, ठीक। और 0,3, 0,3 कहाँ पे होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे है, होगा, y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब इस पॉइंट 0,3 यहाँ पे होगा। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ
+4 की ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ -4 की ओर जा रहा है, तो ये दूरी और ये बराबर होगा, और ये टोटल यहाँ से यहाँ 4 था और यहाँ से यहाँ 4, 8 हो जाएगा। तो दो साइड बराबर हो रहे हैं ना, तो दो साइड जब बराबर हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रीजन और एजर्सन वाला क्वेश्चन। रीजन और एजर्सन वाला थोड़ा सा ट्रिकी ही होता है, लेकिन थोड़ा इजी ही होता है। अगर आप चीज़ को समझें बढ़िया से ना, कंसेप्ट को समझें, तो रीजन और एजर्सन वाला सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। कैसे इजी होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीजन एजर्सन वाला, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7। हमको पता है ना कि अगर नॉर्मल ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं तो 52 संडे होते हैं, 52 मंडे होते हैं, सब चीज़ 52 ही होता है। लेकिन जो साल के शुरुआत दिन होता है ना, उसी से साल का आखिरी दिन भी होता है। अगर मंडे से हुआ तो मंडे 53 बनेगा नॉर्मल ईयर में, बाकी सब जो है वो 52 होंगे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इज 53। 53 संडे इज 2/7, 2/7 है, ठीक, 2/7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर जो है 53 संडे का इस 5/7 होगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है ना वो रीजन और एजर्सन दोनों सही है, और साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है।